कहानी की शुरुआत होती है क्वाक पिलहियोप से। 57 साल का एक आदमी जो हाल ही में फर्स्ट डिग्री मर्डर के केस में सजा काटकर जेल से बाहर आया है। सालों की मुश्किलों और अंधेरे के बाद अचानक उसकी किस्मत पलट गई। उसने लॉटरी में जीते थे पूरे 293 मिलियन 875 हजार डॉलर। जिंदगी में पहली बार उसने सच्ची खुशी महसूस की थी। उसके चेहरे पर यकीन और खुशी दोनों झलक रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 3 घंटे में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। अब पिलहियोप एक कैसीनो रूफटॉप के किनारे खड़ा है, सिगरेट दबाए, आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो खुद से बड़बड़ा रहा है, गालियां दे रहा है, उसकी आवाज टूट रही है। तभी पीछे से एक आदमी आता है, काले सूट में, शांत और ठंडे चेहरे के साथ। वो बोलता है, लगता है तुम सोच रहे हो। काश उसी वक्त रुक गए होते। वो उसे नाम से बुलाता है और उसके दुख भरे अतीत की याद दिलाता है। एक ऐसा आदमी जिसकी मशहूर बेटी ने उस पर रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगवा रखा है और जो लोन शार्क से इतना डर चुका है कि अब मौत भी उसे राहत नहीं देती। सूट वाला आदमी कहता है कि वो उसे इतना पैसा देगा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। फिर वो उसे एक छोटा मनी बैग देता है। अंदर इतनी बड़ी रकम होती है कि यकीन करना मुश्किल। वो समझाता है कि पिलहियोप उस बैग से हर सेकंड 1 मिलियन वॉन निकाल सकता है, लेकिन साथ ही चेतावनी देता है, तुम पिछले 3 घंटे से बिना रुके ऐसा कर रहे हो। वो आगे बताता है कि जब भी पिलहियोप पैसे निकालता है, उससे जुड़ी कोई चीज कम हो जाती है। लेकिन लालच के नशे में पिलहियोप ये चेतावनी अनसुनी कर देता है। इतनी बड़ी रकम देखकर वो दीवाना हो जाता है, हंसता है, कूदता है, जैसे पागल हो गया हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजती है, मैंने 3 घंटे में 10 बिलियन वॉन बना लिए। अब मैं वीआईपी रूम में जा सकता हूं, जहां मेरी किस्मत पलट जाएगी। लेकिन वक्त के साथ उसका शरीर बदलने लगता है। जितना ज्यादा पैसा वो निकालता है, उतना हल्का होता जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, मांस गायब होने लगता है, हड्डियां उभर आती है, और वो इस सब से बेखबर अब भी खुशी से उछल रहा है। सूट वाला आदमी गहरी सांस लेकर उसे देखता है, अफसोस और ठंडी मुस्कान के साथ। पिलहियोप की हालत अब खौफनाक है। वो एक कंकाल की तरह दिखने लगा है, लेकिन फिर भी गर्व से सोचता है, मैं अब भी हर सेकंड 1 मिलियन वॉन कमा रहा हूं। जल्द ही उसे जोर की खांसी लगती है। उसका शरीर लकड़ी की तरह पतला हो चुका है और वो पैसों के ढेर के बीच गिर जाता है। जिंदा तो है, लेकिन बस नाम भर का। सूट वाला आदमी नीचे झुककर उसे देखता है, जैसे कोई प्रयोग का नतीजा देख रहा हो। वो कहता है, तुम्हें क्यों नहीं सूझा कि जब तुम्हारा वजन जानलेवा हद तक गिर रहा था तो रुक जाना चाहिए था। अगर एक बार भी शीशे में देखते तो समझ जाते कि तुम जितना पैसा निकाल रहे हो, उतना ही वजन घट रहा है। हल्की मुस्कान के साथ वो मुड़ जाता है और उसके चारों ओर उड़ते नोट हवा में बिखरते हैं। क्वाक पिलहियोप, वो आदमी जिसने जिंदगी भर दौलत का सपना देखा, उसी दौलत के पहाड़ के नीचे दबकर मर गया। सूट वाला आदमी चलते चलते उस कर्स्ड वॉलेट की तरफ देखता है और हल्का सा हंसता है। फिर धीरे से बड़बड़ाता है, देखते हैं अगली बार इसे किसे दूं और वो क्या खोएगा। सीन बदलता है। अब हम देखते हैं एक 9 साल के लड़के को, चॉन गुम्बो, जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार पर मुख्य शोककर्ता के रूप में खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज में दृढ़ता है। वो अपनी 17 साल की बड़ी बहन चॉन यूनवा से कहता है, दीदी, मैं बड़ा होकर सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा और तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। वो मुस्कुराते हुए याद दिलाता है कि जब उनके नाम मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, यून और ट्रेजर, तो उनके माता पिता ने यही चाहा था कि वो दोनों दुनिया में कीमती इंसान बने। गुम्बो कसम खाता है कि वो जरूर कामयाब होगा और अपनी बहन को अमीर बनाएगा। यूनवा आंसू पोंछते हुए मुस्कुराती है और अपने छोटे भाई को गले लगा लेती है। वो कहती है कि ये बातें तो उसे खुद कहनी चाहिए थी। वो अपने मासूम भाई की दया और नेकदिल स्वभाव की तारीफ करती है। सोचती है कि जब वो बड़ा होगा, कितना अद्भुत इंसान बनेगा। लेकिन वक्त बीतता है और चीजें वैसी नहीं रहती जैसी उसने सोचा था। गुम्बो 17 साल का होता है, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। उसका शरीर बहुत बड़ा हो गया है, इतना कि वो हिपोपोटामस जैसा दिखता है। उसका पूरा दिन बस खाने और सोने में गुजरता है। स्कूल में 2 गुंडे, जून और जिन,
हर दिन उसका मजाक उड़ाते हैं। वो उसकी छाती पर एक बास्केटबॉल और एक फुटबॉल ठूसकर उसे लड़की जैसा कपड़े पहनाते हैं। गुम्बो का रूप इतना अजीब लगता है कि वो जोकर जैसा दिखने लगता है। दोनों बुलीज जोर जोर से हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए उसे फैट गोस्ट कहते हैं और उसकी तस्वीरें खींचते हैं। अंदर से गुम्बो गुस्से से भर जाता है। वो मन ही मन उन्हें गालियां देता है। ये घटिया लोग दूसरों को सताकर खुश होते हैं। मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तभी उसकी क्रश, एक लड़की जिसका नाम शिनय है, वहां आती है। वो जून पर गुस्सा होती है, कहती है कि उसने उसका पाउच उधार लिया था और अब तुरंत लौटाए, और सबसे बढ़कर लोगों को तंग करना बंद करे। जून हंसते हुए उसका पाउच ऊपर उठाता है, मजाक में कहता है, ले लो अगर ले सकती हो। गुम्बो उसे देखता रह जाता है। दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में आता है, वो फिर से मेरी मदद करने आई है। वो उसकी बहादुरी और सुंदरता पर फिदा हो जाता है। लेकिन जब जून उसके सिर पर हाथ रखकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, गुम्बो के अंदर का गुस्सा फटने को तैयार होता है। गुम्बो के अंदर गुस्से की आग सुलग रही थी। उसके मन में बार बार वही ख्याल घूम रहा था, उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई शिनय को छूने की। लेकिन उसने खुद को रोक लिया, तय किया कि अभी के लिए चुप रहना बेहतर है। उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो जरूर खुद को साबित करेगा। उसने जून और जिन दोनों को कोसते हुए कहा कि वो दोनों बिल्कुल कचरा है। उसने कल्पना की कि जब वो दोनों गंदे कपड़ों में किसी घटिया जॉब में फंसे होंगे, तब वो यूनिवर्सिटी कैंपस में चेरी ब्लॉसम के नीचे शिनय के साथ टहल रहा होगा। उसने सपने में देखा कि शिनय उसे अपने परिवार से मिलवा रही है, और यहां तक कि उसकी बहन भी पहली नजर में उस पर फिदा हो जाएगी। 8 साल बीत गए। अब गुम्बो 25 साल का था और एक साधारण प्रोडक्शन वर्कर के तौर पर काम करता था। ब्रेक के दौरान वो कॉफी पीते हुए सिगरेट फूंकता और अपने फोन पर शिनय का इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता। उसने देखा कि शिनय जून के साथ बाली घूमने गई है, प्राइवेट विला में ठहरी हुई, जहां हर चीज रोमांच से भरी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों भर आए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो किसी और आदमी के साथ विदेश घूम रही है। उसे पहले शक था कि शायद उसका कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। अब सच्चाई उसके सामने थी, और वो भी यांग आजून के साथ। उसके दिल में कसक उठी। वो सोचने लगा कि उसने उसे कितना सच्चा प्यार किया था। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसकी बहन यूनवा का मैसेज था। उसने पूछा, आज रात चिकन खाएंगे? गुम्बो ने जवाब दिया, क्यों, आज क्या बात है? और यूनवा ने खुशी से लिखा कि उसे सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन मिला है। गुम्बो ने उसे दिल से बधाई दी। लेकिन यह छोटी सी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी उसका फैक्ट्री बॉस आया और उसके सिर के पीछे जोर से मारते हुए चिल्लाया, ब्रेक टाइम कब का खत्म हो गया और तू अब भी फोन देख रहा है? गुम्बो चुपचाप सिर झुकाकर उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन उसका दिमाग अब भी कहीं और था। वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगा, कोई बात नहीं, शायद मैं डेटिंग में अच्छा नहीं हूं, पर जिंदगी एक दिन जरूर ठीक होगी। दीदी का प्रमोशन हुआ है, इसका मतलब किस्मत शायद बदल रही है। बस मेहनत करता रहूं, सैलरी बढ़ाऊं और हेल्दी रहूं, तो एक दिन मैं भी बाहर घूम सकूंगा, जैसे बाकी लोग करते हैं। उसके मन में उम्मीद की हल्की किरण जगी। उसे लगा कि एक दिन धूप उसके हिस्से भी आएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी दुनिया बिखर गई। यूनवा अचानक बीमार पड़ गई। गुम्बो उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। डॉक्टर की बात सुनकर उसका दिल जैसे थम गया। तुम्हारी बहन को ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया। डॉक्टर ने बताया कि टेस्ट के बाद सही टाइप पता चलेगा, लेकिन अभी उसे भर्ती करना जरूरी है। गुम्बो की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। वो तो उसे बस इसलिए लाया था क्योंकि वो हीट स्ट्रोक से बेहोश हो गई थी, और अब डॉक्टर कैंसर की बात कर रहे थे। उसने सोचा, दुनिया सिर्फ नाइंसाफ नहीं है, बल्कि बेहद बेरहम है। उसकी बहन, जिसने अभी अभी प्रमोशन पाया था, जो इतनी खुश थी, अब उसी पलंग पर पड़ी तड़प रही थी। हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा गुम्बो जिंदगी की सच्चाई समझ गया। चाहे कोई कितनी भी मेहनत कर ले, जो लोग किस्मत से नहीं बने हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। जिस उजले भविष्य का लोग सपना देखते हैं, वो तो बस उन्हीं के लिए है जिनके पास शुरुआत से ही लक होता है। उसके मन में कड़वाहट भर गई। उसे लगा
कि शायद उसे भी कोशिश छोड़ देनी चाहिए थी। कम से कम जी भरकर जीता, जो चाहता वो करता। वो अपनी बहन के कमरे में गया। यूनवा ने कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, इलाज बहुत महंगा है। गुम्बो की आंखें फिर भर आई। उसने रोते हुए कहा, पागल हो क्या दीदी, सॉरी क्यों बोल रही हो? अंदर से वो खुद को कोसने लगा। काश मुझे पता होता कि वो इतनी गंभीर बीमारी से गुजरेगी, तो मैं उसे खुलकर जीने देता, अपने पैसों से उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। शाम को जब वो सबवे से घर लौट रहा था, जिंदगी ने फिर उसे उसकी औकात याद दिलाई। एक पुलिस वाला आया, उसे डंडे से धक्का दिया और खुद सीट पर बैठ गया। गुम्बो जैसे तैसे भीड़ में एक कोने में बैठा, थका हुआ और टूटा हुआ। ध्यान बंटाने के लिए उसने फोन निकाला और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। उसके अकाउंट पर न कोई फॉलोअर्स थे, न फॉलोइंग, लेकिन सर्च हिस्ट्री में उसके पुराने स्कूलमेट्स के आईडी भरे थे। वो अक्सर उनकी प्रोफाइल्स देखता था, पर कभी फॉलो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस दूर से चुपचाप देखता रहता था। उसने देखा कि उसके कई पुराने दोस्त, जो कभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए थे, अब अपने पेरेंट्स के पैसों से विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। कुछ अपनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स के साथ यूरोप ट्रिप पर थे, सिविल सर्विस एग्जाम पास करने की खुशी में जश्न मना रहे थे। कुछ अपने फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे और 20 साल की उम्र में ही सब उन्हें बॉस बुला रहे थे। कोई फॉरेन कार चला रहा था, कोई शादी कर रहा था और नए घर में बस गया था, जो उसके पेरेंट्स ने गिफ्ट किया था। स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें, बच्चे, फैमिली डिनर, विदेश ट्रिप्स, लक्जरी होटल्स, ओमाकास रेस्टोरेंट्स और ब्रांडेड आइटम्स, सब उसकी आंखों के सामने ऐसे गुजर रहे थे जैसे किसी और दुनिया की झलक हो। हर तस्वीर उस जिंदगी का मजाक उड़ा रही थी, जिसे वो और उसकी बहन कभी नहीं जी सकते थे। स्क्रॉल करते करते उसकी नजर एक फोटो पर टिक गई। एक लड़की, जिसे ऑनलाइन सब प्रिंसेस क्वोन चंगयुआई के नाम से जानते थे। वो समुंदर किनारे बिकिनी में खड़ी थी, धूप में चमकती हुई, उसका फिगर जैसे परफेक्ट पेंटिंग। गुम्बो की नजर वहीं जम गई। उसने सोचा, ऐसी जिंदगी मेरे लिए तो बस सपना है। उसने फोटो को जूम करके देखा। आंखों में लालसा और जलन का अजीब सा मेल था। वो ऐसे देखता रहा जैसे कोई पागलपन में खो गया हो। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि पास बैठी एक औरत उसे घूर रही है, और फिर घृणा से भरी नजरों के साथ उठकर चली गई। अपना मजाक शेयर करने की कोशिश में गुम्बो ने पास बैठे बूढ़े पुलिस अफसर को वो सेक्सी फोटो दिखा दी। अफसर ने भी फोटो पर नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे उसे भी ऐसी चीजें देखने की आदत हो। लेकिन जैसे ही स्क्रीन ब्लैक हुई, हकीकत ने फिर से गुम्बो को झटका दिया। उसे एहसास हुआ कि वो सोशल मीडिया सिर्फ अपना डिप्रेशन भूलने के लिए खोला था, लेकिन उल्टा अपनी दुख भरी जिंदगी की सच्चाई और गहराई से देख ली थी। वो जानता था कि अब वो कभी भी बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल और सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाएगा। दिमाग जैसे बिखरने लगा था। उसने सिर पकड़ लिया, गुस्से और निराशा से भरकर। घर पहुंचने के बाद वो अकेला बैठा शराब पीने लगा, बियर के साथ कुछ स्नैक्स खा रहा था और फोन पर अपनी बहन की बीमारी के बारे में जानकारी पढ़ रहा था। उसे पता चला कि ब्लड कैंसर का इलाज बेहद महंगा होता है और सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करोड़ों वॉन में पड़ता है। दोनों की सैलरी तो पहले ही उनके दिवंगत पेरेंट्स के लोन शार्क डेब्ट्स चुकाने में चली गई थी। अब न उनके पास कोई सेविंग थी, न उम्मीद। उसकी बहन के हॉस्पिटल में भर्ती होने का मतलब था कि अब वो काम नहीं कर पाएगी और सारी जिम्मेदारी, इलाज का खर्च, घर का किराया और बाकी सब कुछ अब सिर्फ उसी पर होगा, उसकी मामूली सैलरी के भरोसे। शराब के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बुदबुदाते हुए बोला, अब तो लगता है मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, जो 2 साल से एक्टिव थी, यानी अगर वो मर जाए तो इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। उसने गुस्से में अपनी बेवकूफ बहन को कोसा, अपने लिए क्यों नहीं लिया तूने ये बीमा? लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसकी बहन का दिल बहुत नेक था। वो कभी अपने इलाज के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करेगी। और तभी गुम्बो ने ठान लिया, अगर किसी को मरना है तो वो खुद मरेगा, ताकि उसकी बहन को इलाज के लिए पैसे मिल जाएं। वो शराब पीता जा रहा था, आंखें लाल हो चुकी थी। तभी उसके सामने किसी की आवाज गूंजी,
क्या तुम्हें मरने की हिम्मत है? गुम्बो चौंक गया। उसके हाथ से बियर गिर गई। उसने सिर उठाया। सामने एक अजनबी खड़ा था। उस आदमी की आवाज बेहद शांत थी, पर उसमें अजीब सा वजन था। उसने कहा, बिना मतलब जीना और मर जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या तुम्हारे पास सच में कुछ नहीं बचा करने के लिए? गुम्बो ने घबराकर अपने चश्मे को सीधा किया और पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ आत्मविश्वास से कहा, गुम्बो, मैं सिर्फ उनके सामने आता हूं जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत होती है। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। गुम्बो कुछ पल तक जड़ बनकर उसे देखता रह गया। उसके दिमाग में सवालों की भीड़ थी। ये आदमी कौन है और मुझे पैसे क्यों देगा? फिर उसे सबसे बड़ा सवाल याद आया, ये अंदर आया कैसे? दरवाजा तो मैंने लॉक किया था। वो सोचने लगा, शायद उसने जल्दी में लॉक करना भूल गया होगा। लेकिन उसे पूरा याद था कि उसने दरवाजा बंद किया था। वो आदमी देखने में बिल्कुल शक करने लायक नहीं था। उसके बाल इतने सलीके से सेट थे जैसे किसी महंगे सैलून से निकल कर आया हो। उसका सूट एकदम परफेक्ट फिटिंग में था, जैसे किसी लक्जरी टेलर ने माप लेकर बनाया हो। उसका चेहरा साफ, त्वचा चमकदार और आंखों में अजीब सी शांति। हर चीज से लगता था कि वो किसी अमीर और असरदार इंसान की क्लास का है। गुम्बो ने सोचा, क्या ये कोई अमीर आदमी है जो दया दिखाने आया है? शायद किसी चैरिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। लेकिन अगले ही पल उसे गुस्सा आ गया। या फिर ये उन घटिया यूट्यूब वीडियोस में से एक है जहां रईस लोग गरीबों के आगे कुछ पैसे फेंककर व्यूज बटोरते हैं। उसके चेहरे पर नफरत और शर्म दोनों झलकने लगे, जैसे उसे अपनी हालत पर खुद ही गुस्सा आ रहा हो। गुस्से और बेबसी से भरे गुम्बो ने जोर से चिल्लाते हुए उस अजनबी पर भड़क गया। उसने गुस्से में कहा, क्या तू सोचता है मेरी फैमिली का दर्द कुछ पैसों में खरीद लेगा? हमारी तकलीफ तेरे लिए बस पॉकेट चेंज है। उसकी आवाज कांप रही थी। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। वो चीखा, क्या तू मुझे 1 बिलियन वॉन दे सकता है? या 10 बिलियन अगर मैं मांग लूं तो? उसकी झुंझलाहट इतनी बढ़ गई कि उसने गुस्से में उस आदमी को धक्का दे दिया। लेकिन वो आदमी बिल्कुल शांत मुस्कान के साथ बोला, हां, मैं दे सकता हूं। वो धीरे से गुम्बो के कंधे पर हाथ रखकर झुका और हल्की चालाक मुस्कान के साथ बोला, लेकिन सिर्फ 1 या 10 बिलियन नहीं, उससे भी ज्यादा। सोचो, अगर तुम्हारे पास ये पैसा हो तो तुम अपनी बीमार बहन को बचा सकते हो और वो सब कुछ कर सकते हो जो तुमने हमेशा कभी बाद में के लिए टाल दिया। उसने कहा कि ये सब मुमकिन है, पर कुछ शर्तों के साथ, और वो शर्तें पूरी तरह गुम्बो की माइंडसेट पर निर्भर होंगी। गुम्बो ने उलझन में वो शब्द दोहराया, माइंडसेट। उसे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। तभी उसे अपने बीते साल याद आने लगे। वो सारे साल जब उसने झूठी उम्मीदों पर भरोसा किया था। उसने खुद को देखा उस भोले लड़के की तरह जो कभी सोचता था कि एक दिन वो यूनिवर्सिटी कैंपस में शिने के साथ चेरी ब्लॉसम्स के नीचे टहलेगा। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी पॉजिटिव सोच, उसके सारे सपने बस एक धोखा थे। धीरे धीरे उसकी आंखों में कड़वी सच्चाई उतर आई। उसने कहा, हां, मेरी माइंडसेट ही गलत थी। मैं सालों से अंधी उम्मीद में जी रहा था। सोचता था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो कभी नहीं आए। उसने उस आदमी का हाथ अपने कंधे से झटक दिया और बोला, अगर मैंने पहले ये सच्चाई समझ ली होती तो आज यहां नहीं होता। सही माइंडसेट के साथ तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, चाहे 1 बिलियन हो या 10। वो रुका, फिर कड़वाहट भरी हंसी के साथ बोला, शायद यही बात तू कहना चाहता था, है ना? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो टूट गया। जोर से चिल्लाते हुए बोला, मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि मेरा माइंडसेट खराब है? मैंने भी कभी सोचा था कि अगर मेहनत करूंगा तो जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन नहीं, सच्चाई कुछ और है। उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ लोग तो पैदा ही पैसों के बीच होते हैं। वो बिना कुछ किए अरबों विरासत में पाते हैं, गंगनाम के बिजनेस एयर्स बन जाते हैं, और हमने तो किताबें पढ़ने में जिंदगी निकाल दी। वो और जोर से चिल्लाया, पैसे से तो सब कुछ हो जाता है। एग्जाम पास, सिस्टम में चीटिंग, विदेश में पढ़ाई, सब आसान। कॉलेज न जाने में बुराई नहीं है, लेकिन इस समाज में सिर्फ वही सफल होते हैं जो किस्मत वाले पैदा हुए हैं। अमीर बच्चे 20 साल की उम्र में फॉरेन कार चलाते हैं, प्यार करते हैं
और अपने बाप के बिजनेस के मालिक बन जाते हैं। गरीबों के लिए तो जिंदा रहना भी टैलेंट मांगता है। या तो खूबसूरत बनो, या सेलिब्रिटी, स्ट्रीमर, या किसी अमीर से शादी करो, तभी ऊपर चढ़ सकते हो। वो जमीन पर गिर पड़ा, थकान और टूटेपन से रोता रहा। आंसुओं में उसका चेहरा धुंधला गया था। कमरे में सन्नाटा था। वो अजनबी अब भी खड़ा था, हाथ जेब में डाले, पूरी शांति से उसे देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी। वो धीरे से झुका और बोला, सोचो गुम्बो, मुझसे मिलना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। उसकी आवाज धीरे और ठंडी थी। तुम्हें बस एक चीज चाहिए, ऐसा माइंडसेट जो इस मौके पर अपनी जान लगाने से भी न डरे। मैं तुम्हें वो पैसा दूंगा जो तुम्हारा पूरा भविष्य बदल देगा। और इस तरह, जब उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझ चुकी थी, जब उसके पास न रास्ता था, न सहारा, न भरोसा, उसी पल चोन गुम्बो की मुलाकात हुई उस इंसान से जिसे दुनिया किंग ऑफ मनी के नाम से जानती थी। गुम्बो कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसका भविष्य सच में बदल सकता है, कि शायद पैसा उसकी बीमार बहन को बचा सकता है और उसे वो सब कुछ करने का मौका दे सकता है जो उसने जिंदगी भर बस सोचा था। उसने किंग ऑफ मनी की ओर देखा और पूछा, क्या इसकी कोई लिमिट है, या फिर तुम अनलिमिटेड पैसा देने वाले हो? किंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, तेरी सोच तेज है मिस्टर चोन गुम्बो, लेकिन अनलिमिटेड पैसा जरूरी नहीं होता जिंदगी बदलने के लिए। फिर उसने धीरे से एक थैला उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, इससे मिलो, इसे वॉलेट बीस्ट कहते हैं। किंग ने समझाया कि मिस्टर चोन गुम्बो इस वॉलेट बीस्ट से एक बार में 1 मिलियन वॉन तक निकाल सकता है। गुम्बो की आंखें फटी रह गई। 1 मिलियन? वो हैरानी से बोला। किंग ने सिर हिलाया, हां, और हर सेकंड तुम 1 मिलियन वॉन निकाल सकते हो। हर गुजरते सेकंड के साथ वॉलेट बीस्ट की लिमिट 1 मिलियन बढ़ती जाएगी। 10 सेकंड बाद लिमिट 10 मिलियन होगी। 1 मिनट बाद 60 मिलियन। इतना कहते ही किंग ने बैग से पैसे निकालकर पूरा घर नोटों से भर दिया। गुम्बो स्तब्ध खड़ा रहा। फिर किंग ने मुस्कुराते हुए पूछा, सोचो, अगर 24 घंटे गुजर जाए तो लिमिट कितनी होगी? गुम्बो जवाब नहीं दे पाया। किंग हंसते हुए बोला, लगता है मैथ्स तुम्हारी स्ट्रांग साइड नहीं है, लेकिन इतना काफी है तुम्हें खुश रखने के लिए। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि वॉलेट बीस्ट से निकला पैसा टैक्स फ्री है। किसी बैंक या पुलिस को तुम्हारे पैसे के सोर्स पर शक नहीं होगा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं। वो थोड़ा झुका और बोला, लेकिन अगर तुम अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई पर भरोसा नहीं कर सकते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर उसने और नोट बाहर निकाले, जिससे घर की फर्श तक पैसे फैल गए। गुम्बो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, तुमने कहा था एक कंडीशन भी है ना? किंग मुस्कुराया, हां, दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता। सुनो ध्यान से। उसने कहा, कभी भी, कहीं भी, जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन हर बार जब तुम पैसा निकालोगे, मिस्टर चोन गुम्बो से जुड़ी कोई चीज घटेगी। गुम्बो ने भौहें सिकोड़कर पूछा, कोई चीज? मतलब क्या घटेगा? किंग ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, क्यों ना तुम खुद ट्राई करो। अगर अरबों निकालोगे तो समझ जाओगे। उसके लहजे में एक छिपी चेतावनी थी। फिर उसने 3 रूल समझाए। पहला, जब वो चीज जो गुम्बो से जुड़ी है घटते घटते पूरी तरह गायब हो जाए, तब वॉलेट 20 से पैसा नहीं निकलेगा। दूसरा, अगर लगातार 30 दिन तक एक भी वॉन नहीं निकाला गया, तो वॉलेट बीस्ट का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और तीसरा, अगर किसी और को ट्रांसफर किया, छोड़ दिया या मर गया, तो वॉलेट बीस्ट हमेशा के लिए खत्म। किंग ने कहा, बस इतना ही सिंपल है। अब डिसाइड करो। उसकी आंखें गुम्बो की आत्मा में झांकती सी लगी। जैसे ही तुम इसे अपना बना लोगे, तुम्हें अपार दौलत पाने का मौका मिलेगा। बदले में तुमसे जुड़ी कोई चीज चली जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है, मिस्टर चोन गुम्बो। वो ठहर गया। क्या तुम सच में खुश रह पाओगे अगर ये डील स्वीकार कर ली? गुम्बो के दिमाग में हजारों ख्याल दौड़ने लगे। उसने सोचा, अगर मैं मर भी जाऊं और बहन को मेरा इंश्योरेंस मिल जाए, या अगर हर बार पैसा निकालते वक्त मेरी लाइफ स्पैन घटे, तो क्या फर्क पड़ता है? आखिर में तो नतीजा एक ही है। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन दिल में एक ही बात गूंज रही थी, मुझे पैसे चाहिए, अभी।
उसने कांपते हाथों से किंग ऑफ मनी के हाथ से वो थैला पकड़ लिया। अगले ही पल तेज रोशनी का धमाका हुआ और जब गुम्बो ने दोबारा आंखें खोली, किंग गायब था। कमरे में बस वो और वो रहस्यमयी बैग था। गुम्बो जमीन पर गिर पड़ा, हाथों में थैला कसकर पकड़े हुए। उसका शरीर कांप रहा था। उसने बैग की ओर देखा। अभी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है, ये झूठ है, ये मुमकिन नहीं। वो बड़बड़ाया, लेकिन जब उसने बैग खोला, अंदर कुछ नहीं था। तभी उसने सोचा, अगर मैं किसी खास अमाउंट के बारे में सोचूं। और जैसे ही उसने मन में रकम सोची और हाथ अंदर डाला, उतने ही पैकेट्स नोटों के उसके हाथ में आ गए। वो अविश्वास में देखता रह गया। जैसे ही उसने बैग उल्टा किया, नोटों के ढेर जमीन पर गिरने लगे। कुछ ही सेकंड में उसके पास 65 मिलियन वॉन जमा हो गए थे। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। वो ठिठक कर उन पैसों को देखता रहा, सोचता हुआ, आखिर मेरी जिंदगी का कितना हिस्सा घट गया इन 65 मिलियन के लिए। और भीतर कहीं गहराई में वो जानता था, जवाब क्या है। गुम्बो को अब सब कुछ समझ आने लगा था। असल में ये तो शुरू से ही साफ था। जिस पल उसने मरने का फैसला किया, उसी पल उस रहस्यमयी आदमी का सामने आ जाना ही असली इशारा था। किंग ऑफ मनी उसी वक्त प्रकट हुआ था जब उसने अपनी जिंदगी छोड़ने की ठान ली थी। अब उसे एहसास हुआ कि उस आदमी ने उसे उसकी जिंदगी के बदले पैसे दिए थे। जितनी जिंदगी वो फेंकने जा रहा था, उतना ही पैसा अब उसके पास आने वाला था। सच तो ये था कि हर बार जब वो उस पैसे को खर्च करेगा, उसकी जिंदगी उतनी ही घट जाएगी। वो हल्के से कड़वाहट भरी हंसी हंसा। अब क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वैसे भी एक मामूली इंसान हूं। बस कुछ वक्त और बाकी है। उसकी आंखों में एक थकी हुई चमक थी, उम्मीद और डर दोनों का मिला-जुला एहसास। उसने उस बैग को देखा जो अब उसकी किस्मत का प्रतीक बन चुका था, और मन ही मन सोचने लगा कि अब वो इस वॉलेट से अपनी बीमार बहन की जिंदगी बचाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अब सब कुछ करेगा। वो सारे सपने जो अब तक सिर्फ कभी बाद में कहकर टाल दिए थे। धीरे धीरे उसकी निगाह बैग पर गई, जहां उसे दो छोटे से काले डॉट्स दिखे। उसने सोचा शायद नोट निकालते वक्त कोई दाग लग गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा, उसकी सांसें थम गई। वो डॉट्स हिल रहे थे, धीरे धीरे खुल और बंद हो रहे थे। वो आंखें थी। एक पल के लिए उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। अगले ही सेकंड वो डर के मारे चीख पड़ा और बैग को दूर फेंक दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, वो कांप रहे थे। उस रात उसने किसी तरह नींद ली, लेकिन उसके मन में वो दो छोटी आंखें लगातार घूमती रही। अगली सुबह वो अपने पार्ट टाइम जॉब पर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने उस रहस्यमयी मनी बैग को भी साथ ले लिया। बैग को उसने अपनी टेबल के पास रखा और धीरे से बोला, तुम्हें पानी तो नहीं चाहिए ना? कल से भूखे हो शायद। वो मुस्कुरा दिया, जैसे किसी दोस्त से बात कर रहा हो। सॉरी वॉलेटचन, तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर अच्छा नहीं लगा। सोचा लंच ब्रेक में थोड़ा बाहर घूमने ले चलूं, थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाएगी। तभी पीछे से एक खड़खड़ाती हुई आवाज आई, क्या तुम अकेलेपन से इतने परेशान हो गए हो कि अपर से बातें करने लगे? वो चौंक गया और पलटकर देखा तो उसका बॉस खड़ा था, चिड़चिड़े चेहरे के साथ। बॉस ने गुस्से से कहा, गुम्बो, तू तो पूरी तरह पागल हो गया है। अब किसी कॉइन पर्स से बातें कर रहा है? गुम्बो हड़बड़ाया, ये कॉइन पर्स नहीं है। आप नहीं देख पा रहे वो क्यूट चमकती आंखें? बॉस ने तिरस्कार से देखा, आंखें? कहाँ हैं आंखें, बेवकूफ। उसकी नजर में वो बस एक छोटा बैग था, कोई जादू नहीं, कोई हलचल नहीं। बॉस ने गुस्से में मुंह बिचकाया और बड़बड़ाया, लगता है मैंने इसे पहले कम पीटा था। फिर उसने दहाड़ते हुए कहा, आज होश में लाऊंगा तुझे। और बिना रुके उसने गुम्बो पर हाथ उठाया। हर चोट के साथ गुम्बो के अंदर पुरानी यादें जाग उठीं। वो सारे पल जब बॉस ने बिना वजह उसे पीटा था, जब उसने जरा ज्यादा खा लिया था तो उसे गालियां दी गई थी, जब उसने बस बोलने की हिम्मत की थी तो उसे जमीन पर गिरा दिया गया था। वो हर ह्यूमिलिएशन, हर इंसल्ट आज उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी थी। जैसे ही बॉस ने फिर से वार किया, गुम्बो ने इस बार उसका हाथ झटक दिया। बॉस हैरान रह गया, इसने बचने की हिम्मत कैसे की? लेकिन उसके कुछ समझने से पहले ही गुम्बो ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज पूरे कमरे में गूंज गई,
सारे वर्कर्स वहीं ठिठक गए। सबकी आंखें चौड़ी हो गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि गुम्बो ने अपने बॉस को मारा है। गुम्बो वहां खड़ा था, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में सालों की जमी हुई आग। वो बोला, मैं इस दिन का इंतजार बहुत समय से कर रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उसे सामने खोला। उसकी आवाज स्थिर थी। अब आखिर इसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कागज पर लिखा था, काउंट असू फॉर वर्क प्लेस हैरासमेंट और रेजिग्नेशन लेटर। उसने वो कागज सीधा बॉस के चेहरे पर फेंक दिया। बॉस हक्का बक्का रह गया, आंखें फटी रह गई, जैसे जमीन खिसक गई हो। गुम्बो हल्के से मुस्कुराया और वहां से बाहर निकल गया। पीछे से बॉस हकलाते हुए बोला, क्या तुम सच में जीत गए? लेकिन गुम्बो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर निकलते हुए उसने अपने मन में कहा, आज से मैं बेरोजगार हूं, और यही तो मैं हमेशा चाहता था। उसके चेहरे पर एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। अब वो सच में आजाद था, और अमीर भी। उस शाम गुम्बो ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक लक्सुरियस 5 स्टार होटल के दरवाजे पार किए। चमचमाती लाइटें, झूमर, महज सूट पहने लोग और हंसती हुई औरतें जो वाइन ग्लास लेकर बातें कर रही थी। वो धीरे धीरे हॉल के बीच पहुंचा। चारों तरफ सोने जैसी रोशनी फैली थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर खुद से मुस्कुराया। तो ये है अमीरों की दुनिया, उसने सोचा। उस पल, उस सुनहरी रोशनी में गुम्बो ने महसूस किया कि वो सच में एक नई जिंदगी में कदम रख चुका है। गुम्बो उस दिन सीधे एक 5 स्टार होटल गया था। वहां से उसने अपनी बीमार बहन यूनवा के लिए ढेर सारा महंगा और स्वादिष्ट खाना खरीदा। जब यूनवा ने अस्पताल के कमरे में वो खाना देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने सजे हुए लग्जरी डिशेस देखकर वो सन्न रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या है। गुम्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है कीमोथेरेपी के दौरान अच्छा खाना जरूरी होता है, तो सोचा तुम्हारा फेवरेट सुशी ले आऊं। वहां की लड़कियां इतनी मजे से खा रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसने प्लेट खोलते हुए कहा, चलो जल्दी खा लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। यूनवा ने चौड़ी आंखों से खाने को देखा। उसकी आवाज कांप गई। ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तुमने इतने पैसे कहाँ से लाए? उसने अंदाजा लगाया कि ये सब कम से कम 30,000 वॉन का होगा। गुम्बो मन ही मन हंस पड़ा। 30,000 तो बहुत ही कम था। होटल की सुशी की असली कीमत उससे 50 गुना ज्यादा थी। लेकिन उसे पता था, उसकी बहन को क्या मालूम, वो तो हमेशा डिस्काउंट मार्ट की सुशी खाती आई थी। यूनवा ने फिर पूछा, और तुम तो अभी काम पर होने चाहिए थे ना? कहीं छुट्टी लेकर तो नहीं आए? उसकी नजर गुम्बो के चश्मे पर गई। तुम्हारा चश्मा कुछ अजीब लग रहा है। गुम्बो ने जल्दी से हंसते हुए कहा, अगर तुम ऐसे टेंशन लोगी तो मैं चैन से अस्पताल में कैसे रहूंगा? फिर उसने सिर झुकाकर बोला, मैंने काम से छुट्टी नहीं ली, बल्कि लॉटरी जीत ली। यूनवा का मुंह खुला का खुला रह गया। सच में? गुम्बो ने मुस्कुराते हुए अपना फोन दिखाया। स्क्रीन पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन एक सेंट प्लेस। उसने कहा, देखो, अभी अभी प्राइज मनी लेकर आया हूं। पास की एक मरीज अपने जूस में घुट गई। इतनी हैरान थी वो। यूनवा ने स्क्रीन पर नजर गड़ाई, फिर धीरे धीरे बुदबुदाने लगी। 100, 1,000, 10,000, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और फिर अचानक चीख पड़ी, ये तो बिलियंस है। वो रोने हंसने के बीच बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। गुम्बो बस मुस्कुराया। अंदर से वो जानता था ये लॉटरी ऐप नकली था। उसका नाम था एक्सपीरियंस लॉटो फर्स्ट प्लेस। बस एक फेक ऐप जो उसने बहन को यकीन दिलाने के लिए दिखाया था। वो राहत की सांस लेने लगा कि यूनवा इतनी आसानी से यकीन कर गई। उसने कहा, चलो अब इतनी बातें छोड़ो, पहले खाना खाते हैं। इसे हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी समझो। यूनवा अचानक रोने लगी। वो धीरे धीरे सिसकते हुए बोली, भैया, मैं बहुत डर गई थी। बीमारी से, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से, और सबसे ज्यादा इस बात से कि अगर मैं चली गई तो तुम अकेले क्या करोगे? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन सबसे बड़ा डर तो ये था कि मेरे इलाज के खर्चे इतने ज्यादा हैं, कहीं तुम्हारा भविष्य ना बर्बाद हो जाए। तुमने जितनी मेहनत से अपनी जिंदगी बनाई, वो सब मेरे कारण खत्म ना हो जाए। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोली,
लेकिन अब सब ठीक है। भगवान ने हमारी सुन ली। गुम्बो ने उसे देखा। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। इतनी हालत में भी उसकी बहन पहले उसकी फिक्र कर रही थी। उसने गिलास उठाकर पानी पीते हुए कहा, बस करो अब, रोना बंद करो और खा लो। यूनवा ने सिर हिलाया, लेकिन बोली, मैं कच्चा नहीं खा सकती, कीमोथेरेपी की वजह से। आखिर में उसने वो महंगा खाना अपने रूम की बाकी मरीजों में बांट दिया। बाकी सब बहुत खुश हुए, धन्यवाद देते हुए बोले कि इतने लग्जरी खाने का स्वाद तो उन्होंने कभी नहीं चखा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कमरे में आए और बोले, यूनवा, आपका प्राइवेट रूम अप्रूव हो गया है, अब आप वहां शिफ्ट हो सकती हैं। जब यूनवा ने वो रूम देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। वो जगह इतनी साफ सुथरी और शानदार थी कि उसे यकीन नहीं हुआ कि ये कोई हॉस्पिटल है या 5 स्टार होटल। गुम्बो मुस्कुराया और बोला, अब से तुम्हारा इलाज यही होगा। यूनवा ने गुस्से और हैरानी से कहा, इतनी फिजूल खर्ची क्यों? गुम्बो ने शांत लहजे में कहा, तुम्हारी वाइट ब्लड सेल्स बहुत कम है, इसलिए तुम्हें इंफेक्शन का रिस्क ज्यादा है। बेहतर होगा तुम बाकी मरीजों से दूर रहो। यूनवा ने कहा, पर पिछला रूम भी तो स्टेराइल था। इससे पहले कि वो और सवाल करती, गुम्बो ने झट से कहा, मुझे अब चश्मा लेने जाना है, बाद में मिलते हैं, और हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गया। यूनवा वही खड़ी रह गई, अब भी पूरे हालात को समझने की कोशिश में। अस्पताल से निकलते ही गुम्बो सीधा गक्सी स्टोर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही उसकी सांस रुक गई। सामने वही चेहरा था जिसे वो जिंदगी में फिर कभी नहीं देखना चाहता था, जिन इल्सियोक। वही कमीना जिसने स्कूल के दिनों में उसकी जिंदगी नरक बना दी थी। जिन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, हमारे प्यारे गुम्बो, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे स्कूल में थे। उसके लहजे में ठहाके और तिरस्कार दोनों थे। गुम्बो वही ठिठक गया। उसकी नसें तंग गई, आंखों में पुराना गुस्सा भड़क उठा। साला जिन इल्सियोक, उसने मन में सोचा, जो स्कूल में गक्सी का दीवाना था, अब सच में गक्सी में काम कर रहा है। किस्मत कभी कभी कितनी क्रूर मजाक करती है। जिन ने फिर ताना मारा, तो क्या लेने आए हो यहां? ऊपर जाओ, शायद वॉशरूम मिल जाए। उसकी आवाज में वही पुरानी हंसी थी जो गुम्बो के अंदर की चिंगारी को फिर भड़काने लगी। गुम्बो ने धीरे से समझाने की कोशिश की कि वो यहां बस नया चश्मा और कुछ कपड़े खरीदने आया है। उसने कहा कि उसने सुना था ये जगह काफी महंगी है, लेकिन जिन इल्सियोक जोर जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे स्टोर में गूंज गई। उसने ताना मारते हुए कहा, तेरे जैसे लोगों के बस की नहीं ये जगह, यहां तो क्या खरीदने आया है? पास खड़ा एक जूनियर स्टाफ मेंबर बोला, सर बस करिए, ज्यादा हो रहा है। लेकिन जिन ने आंखें तरेरते हुए उसे डांट दिया, तू अपना काम कर, ज्यादा ज्ञान मत बांट। फिर उसने हंसते हुए बाकी कर्मचारियों से कहा, ये गुम्बो हाई स्कूल में मेरा चमचा था, पूरे स्कूल में इसे भिखारी गुम्बो कहा जाता था। गुम्बो ने शांत लहजे में कहा, अब मेरे पास पैसे हैं। जिन के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, अच्छा तो चल, आज गक्सी वाला लुक दे ही देता हूं तुझे। उसने गुम्बो को सिर से पैर तक पूरा गक्सी का आउटफिट पहनाया। कपड़े ठीक करते हुए वो हंसते हुए बोला, वाह, तेरे ऊपर तो गजब सूट कर रहा है। एक सीनियर स्टाफ मेंबर गुम्बो की पैंट ठीक कर रहा था। तभी जिन ने उसे झिड़क दिया, हटो जरा, कैमरे के सामने मत आओ। जिन ने फोन निकाला और फोटो क्लिक करने लगा। वो हंसते हुए बोला, देखो जरा, गुम्बो गक्सी में पूरा क्लासी लग रहा है, मेरे स्टाइलिंग स्किल्स देखो। फिर ताना मारते हुए बोला, पहन ले अभी, बाद में पेमेंट कर देना। पर अंदर ही अंदर जिन एक और प्लान बना रहा था। उसने सोचा, स्टोर में कुछ नए लक्जरी प्रोडक्ट आए हैं और ये मोटा तो वैसे भी मूर्ख है, इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। मन में हंसते हुए उसने सोचा, वाह चियो फैटी, आज तुझसे बढ़िया कमाई करूंगा और ऊपर से इंसेंटिव भी मिल जाएगा। आखिरकार गुम्बो ने कहा, ठीक है, मैं ये सब ले लेता हूं। जिन ने उसके कंधे पर थप्पड़ मारा और हंसते हुए बोला, वाह, हमेशा की तरह बड़ा दिलदार। फिर नकली मुस्कान के साथ बोला, थोड़ी देर सोफे पर बैठ जा, मैं बिल बनवाता हूं। लेकिन गुम्बो ने बिल्कुल शांत होकर कहा, नहीं, मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, मैं वहां वाले सेल्समैन से खरीदूंगा। जिनकी मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने पूछा, क्या मतलब? गुम्बो ने सीधा जवाब दिया,
कस्टमर ये तय करता है कि वो किससे खरीदना चाहता है, और मैं अब इस स्टोर में अक्सर आने वाला हूं। अगर तुम हर बार यूं दोस्ती दिखाओगे तो मुझे असहज लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ उसी सेल्स पर्सन से खरीदूंगा। वो मुड़ा और उसी जूनियर स्टाफ से बोला, क्या मैं लेडीज सेक्शन भी देख सकता हूं? स्टाफ थोड़ा हकबका गया। सर, क्या आप खुद पहनेंगे? गुम्बो मुस्कुराया और पलट कर बोला, क्या तुम पहनोगे? जिन के चेहरे का रंग उड़ गया, गुस्सा अंदर से उबल रहा था। कुछ देर बाद जिन ने चोरी छिपे गुम्बो की फोटो ली और अपने दोस्त जून को भेज दी। देख भाई, चियो फैटी हमारे स्टोर आया है, पैसे पानी की तरह उड़ा रहा है, लगता है सच में लॉटरी जीत गया। जून ने रिप्लाई किया, तू पागल है क्या? कुछ भी भेज देता है, खाली बैठा है क्या जो ऐसी बातें पोस्ट कर रहा है? उसी वक्त जून अपनी गर्लफ्रेंड शिने के साथ एक 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में बैठा था। उनकी पहली एनिवर्सरी डिनर थी। शिने ने भौहें चढ़ाई, तुम फिर फोन देख रहे हो? आज तो मुझे पूरा टाइम देना था। जून ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, बस कुछ मजेदार दिखा, और उसे जिन द्वारा भेजी गई फोटो दिखाई। उसने कहा, देखो, ये चियो फैटी है हमारे स्कूल का, लगता है सच में लॉटरी लग गई इसे। तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, अरे वाह, जून और शिनय कितने साल बाद मिल रहे हैं। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, वही गुम्बो था। वो बड़ी खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहा, वाह शिनय, हमारी स्कूल की गॉडेस अभी उतनी ही खूबसूरत हो। शिनय ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद गुम्बो। जून थोड़ा असहज हंसा और बोला, क्या संयोग है ना? लेकिन गुम्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, संयोग नहीं है। डिपार्टमेंट स्टोर से निकलकर मैंने स्टार ऐप पर ट्रेंडी रेस्टोरेंट्स सर्च किए थे। वहां एक पोज दिखी, गॉडेस शिन एई, तो सोचा क्यों न मिल लिया जाए। जून ने उसे ध्यान से देखा, मन ही मन सोचता रहा, क्या सच में इस मोटे ने लॉटरी जीत ली? अगर ये सब जिन इल्सियों की दुकान से खरीदा है तो शायद ये झूठ नहीं है। शिनय ने गुम्बो को देखकर कहा, तुम तो पहले से बहुत बदल गए हो। गुम्बो ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे तो नहीं लगता मैं बदला हूं। और फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे सुना है आज तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, बधाई हो। शिनय हल्के से मुस्कुराई, उसके मजाकिया लहजे पर थोड़ा झेंपते हुए। लेकिन गुम्बो ने झुककर जून के करीब आकर धीमे स्वर में कहा, यार जून, तू तो पहले से भी सस्ता हो गया है। उसने ताना मारते हुए कहा, पहली एनिवर्सरी है तेरी और तूने बस सिंगल आइटम्स ऑर्डर किए हैं। थोड़ा क्लास रखना चाहिए था ना, कम से कम फुल कोर्स मील तो ले लेता। फिर उसने शरारती मुस्कान के साथ बताया कि उसने पहले ही मेन्यू पढ़ लिया था। फुल कोर्स मील में तो स्टेक के साथ लॉबस्टर भी आता है, और तूने तो सिर्फ स्टेक लिया है, उसमें तो लॉबस्टर अलग से नहीं आता। जून के चेहरे पर गुस्सा चढ़ने लगा। गुम्बो ने उनकी वाइन ग्लास की ओर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, वाइन भी ग्लास से ली है, बॉटल से नहीं। स्मेल से ही पता चल रहा है, सस्ती वाइन है। अब जून बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुम्बो की कॉलर पकड़ ली और गुस्से में चिल्लाया, तू कौन समझता है खुद को? कुछ सालों में बहुत उछलने लगा है क्या? या फिर मैं तुझे पुराने दिनों की पिटाई याद दिलाऊं? गुम्बो की नजर अचानक ठंडी पड़ गई। उसने सख्त लहजे में कहा, हाथ हटाओ जून, ये कपड़े नए हैं, आज ही खरीदे हैं। अगर ये खिंच गए तो क्या तुम उसका दाम भर पाओगे? शिनय झल्लाकर खड़ी हो गई, बस करो तुम दोनों, मुझे हिंसा से नफरत है। गुम्बो ने शांति से कहा, एक मिनट रुकना। फिर उसने वेटर को बुलाया और कहा, वो विंटेज वाइन बॉटल आओ, वही महंगी वाली। वाइन आने के बाद गुम्बो ने शिने की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हें याद है स्कूल के दिनों में जब सब मुझे परेशान करते थे, तो तुम ही थी जिसने मेरी मदद की थी। आज मैं बस वो एहसान उतार रहा हूं। शिने थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली, नहीं गुम्बो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन गुम्बो ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये मैं करना चाहता हूं, और हां, अब मैं तुम्हारा डेट और नहीं डिस्टर्ब करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी कहा और वेटर की तरफ जाकर पेमेंट करने लगा। शिनय हल्के से मुस्कुराई और बोली, थैंक यू। फिर जून की तरफ देखकर बोली, वाह, कितना अच्छा हुआ। हम तो वाइन पर पैसे बचाने की सोच रहे थे और ये खुद ही पे कर गया। जून का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका और चिल्लाया, वो मोटा मुझे भिखारी समझता है क्या? वेटर, उस वाइन का बिल मेरे कार्ड पर डालो।
मैं किसी और के पैसे की घटिया वाइन नहीं पीऊंगा। वेटर झिझकते हुए बोला, सर, ये बॉटल 3,50,000 वॉन की है। क्या आप श्योर हैं? गुम्बो पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, ज्यादा मत दिखाओ, मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल हालत पहले ही टेबल से देख ली है। फिर उसने जोड़ा, याद है स्कूल में तुमने क्या कहा था? अपनी औकात में रहना। सीन धीरे धीरे अतीत की ओर चला गया। स्कूल के दिनों में जून ने गुम्बो के हेडफोन छीन लिए थे और बोला था, ये क्या दिखावा कर रहा है? तेरी औकात नहीं है ऐसे गिफ्ट्स की। गुम्बो ने समझाया था कि वो हेडफोन उसकी बहन ने बर्थडे गिफ्ट में दिए थे। लेकिन जून ने हंसकर कहा था, तू अपनी औकात में रह और वायर्ड ईयरफोन यूज कर। वापस वर्तमान में गुम्बो ने ठंडे स्वर में कहा, औकात में रहो जून, और शिनेई की वाइन उसी से पी लो। मैंने ये वाइन सिर्फ उसके लिए खरीदी है। उसने वेटर से कहा, बिल मेरे कार्ड पर डाल दो। जून ने मुट्ठी कस ली, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। थोड़ी देर बाद गुम्बो एक रेस्टोरेंट टेबल पर बैठा था। उसने एक बाइट लिया और मुस्कुराकर बोला, वाह, जैसा सोचा था वैसा ही कमाल का है। खाते हुए उसने मन ही मन सोचा, आखिर ठंडा पोर्क बेली जैसा कुछ नहीं। होटल का सुशी, स्टेक या लॉबस्टर सब फीके हैं इसके आगे। उसे याद आया कि पहले पैसे की कमी के कारण वो हमेशा भूखा रहता था, लेकिन आज वो ठान चुका था कि अब पेट फटने तक आएगा। वो खाते हुए अपने फोन की ओर झुका और बोला, लॉटो चान, आज तो मजा आ गया। तभी उसने कुछ अजीब देखा। लॉटो चान के साइड में एक छोटा सा उभार था। उसने गौर से देखा, वो किसी पंख जैसा लग रहा था। वो हैरान रह गया, ये क्या पंख? उसे यकीन नहीं हुआ। जितना ज्यादा वो पैसे निकाल रहा था, उतना ही लॉटो चान जैसे बदलता जा रहा था, जैसे वो किसी नई रूप में इवॉल्व हो रहा हो। ग्युम्बो अब लोटो चान के अजीब ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से देख रहा था। जब उसने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था, तब तक उसने एक भी पैसा नहीं निकाला था। उस वक्त लोटो चान बस एक बेजान चीज थी। लेकिन जब उसने करीब 65 मिलियन वॉन निकाले, तो उस चीज में आंखें उगाई और वो हिलने लगी। अब तो उसके पंख भी निकल आए थे। ग्युम्बो को याद आया कि जब उसने पंखों को देखा था, तब तक उसने 253 मिलियन वॉन तक निकाल लिए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो पैसे की चमक में इतना अंधा हो गया था कि उसने ये सच कभी नोटिस ही नहीं किया। जितना लोटो चान इवॉल्व हो रहा था, उतनी ही उसकी खुद की जिंदगी कम होती जा रही थी। लेकिन उसने उस ख्याल को झटक दिया। उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो जानता था कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और मरने से पहले वो सब कुछ करेगा जो उसने कभी चाहा था। उस दिन उसकी पहली ख्वाहिश थी ठंडा पोर्क बेली खाना, जब तक कि वो फट न जाए। लेकिन खाना जल गया, जिससे वो चिढ़ गया। घर लौटकर उसने अपना वजन चेक किया और तराजू पर नंबर देखकर दंग रह गया। उसका वजन अब हिपोपोटामस जैसा हो गया था। मशीन तक टूटने की हालत में थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा कि एक ही दिन में वो इतना मोटा कैसे हो गया। इतनी पागलों की तरह पोर्क बेली खाने के बाद उसका वजन रिकॉर्ड तोड़ चुका था। उसने खुद से माना कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी भी चीज से पहले हाई कोलेस्ट्रॉल से ही मर जाएगा। उसने लोटो चान को हाथ में उठाया और कहा कि वो अभी मर नहीं सकता। उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो उसे करना है। उस रात वो अगले दिन की प्लानिंग करता रहा। एक सी फूड बुफे जाना था, जहां एक आदमी का खर्च 3 लाख वॉन था। और फिर वो फेमस मैंगो बिंगसू ट्राई करना चाहता था, जिसकी कीमत 40,000 वॉन थी। जिंदगी में पहली बार उसे आजादी का असली मजा मिल रहा था। अगली सुबह अब मोटा हो चुका ग्युम्बो गहरी नींद में सो रहा था। जब वो आखिर उठा तो घबरा गया। उसे लगा वो काम के लिए लेट हो गया है। फिर याद आया कि उसने जॉब छोड़ दी है। अब उसके पास लोटो चान है और असीमित पैसा। मुस्कुराते हुए उसने लोटो चान को देखकर कहा, आज भी मेरा ध्यान रखना। उस दिन वो बार्बर शॉप गया, नया हेयर कट और फेशियल कराया। फिर मॉल जाकर स्टाइलिश कपड़े, ब्रांडेड शूज, सॉक्स और नया पर्स खरीदा। उसे याद आया कि कितने साल बाद उसने किसी वीकडे पर बिना टेंशन के दिन बिताया था। उसे वो पल याद आया जब उसने अपने डराने वाले बॉस पर रेजिग्नेशन लेटर फेंक दिया था। उसे वो दिन याद आए जब मेट्रो छूट जाने पर वो पसीने पसीने हो जाता था और सिर्फ 10 मिनट लेट होने पर भी डर से कांपता था।
लेकिन अब जब उसके पास ढेर सारा पैसा था तो कंपनी का डर गायब हो गया था। अब वो समझ गया था कि अमीर लोग इतने कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं। चोंगनदोंग की सड़कें, जहां पहले वो खुद को छोटा महसूस करता था, अब उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वहां के हाई क्लास लोग अब उसे डराते नहीं थे। वो भीड़ में एक कॉन्फिडेंट इंसान की तरह चल रहा था। तभी पास में एक लक्जरी कार रुकी और उसमें से एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक महिला उतरी। उसकी करवी फिगर देखकर ग्युम्बो कुछ पलों के लिए निशब्द रह गया। उसे लगा जैसे कोई आइडल हो। इतनी हकीकत से परे खूबसूरती, जैसे वो किसी सपने के अंदर पहुंच गया हो। वो सोचने लगा कि आखिर यहां कौन सा इवेंट हो रहा है जहां ऐसी लड़की आ सकती है। लेकिन तभी उसने देखा कि वो जिस बिल्डिंग में गई थी वहां एक पोस्टर लगा था। वो तुरंत होश में आया और खुद को समझाया कि उसे गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। उसने खुद को याद दिलाया कि अपनी पहली बार को बेकार नहीं करना है। सच्चा प्यार ही असली होता है। इसी बीच सुनहरे बालों वाली एक और खूबसूरत लड़की उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली कि वो बहुत हैंडसम लग रहा है। ग्युम्बो हैरान रह गया। ये तो वही चीज थी जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था, एक रियल लाइफ पिकअप। उसे एहसास हुआ कि ये सब पैसे की ताकत है। उसका हेयर स्टाइल, ग्रूम्ड फेस, गक्सी फ्रेम्स, कॉन्फिडेंट एटीट्यूड और एक्सपेंसिव फैशन, सब कुछ अब उसे आकर्षक बना रहा था। वो खुश होकर बोला कि हाँ, उसके पास टाइम है। तभी लड़की ने एक कैमरा उठाया और उसकी तरफ देखा। फिर बोली कि उसका लुक तो बेहद शानदार है और अंदाजा लगाया कि उसकी आउटफिट की कीमत 10 मिलियन वॉन से ज्यादा होगी। उसने पूछा कि उसका पूरा अटायर कितने का है। ग्युम्बो थोड़ा हकलाया, बोला कि उसे याद नहीं, क्योंकि उसने चीजें बिना प्राइस चेक किए ही खरीद ली थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तो अमीर लोगों की असली पहचान होती है। उसने मजाक में कहा कि अमीर लोग तो गर्मियों में भी फर पहनते हैं, इसलिए उसकी लॉन्ग स्लीव्स समझ आ रही है। ग्युम्बो ने खुद को साबित करने के लिए बताया कि उसके पास अभी भी रिसीट्स है, ताकि कोई ये न सोचे कि उसके कपड़े नकली हैं। लड़की ने कहा कि डिपार्टमेंट स्टोर की रिसीट्स तो असली लक्जरी की पहचान होती है और ऑफर किया कि वो उसके कपड़ों की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर देगी। सीन यही खत्म हुआ। बाद में ग्युम्बो अपने घर पर बैठा यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसने उसी लड़की का वीडियो देखा जिसमें वो खुद दिखाई दे रहा था। वीडियो में उस लड़की ने ग्युम्बो के पूरे आउटफिट की डिटेल प्राइस लिस्ट बताई थी। गक्सी ऑप्टिकल फ्रेम 6,80,000 वॉन, गक्सी जैकार्ड नेकटाई 3,40,000 वॉन, थॉम ब्राउन कार्डिगन 25 लाख वॉन, लुइस व्यूटन सिल्क शर्ट 25,50,000 वॉन, प्राडा लेदर क्लच 31 लाख वॉन, बैलेंसआगा ब्रीफ्स 3,20,000 वॉन, क्रोम हार्ट्स शॉर्ट डेनिम 69,80,000 वॉन, डॉल्ची गब्बाना कॉटन सॉक्स 2,20,000 वॉन, म्यू म्यू स्वेड स्नीकर्स 15,30,000 वॉन। कुल मिलाकर टोटल 1,82,20,000 वॉन बनते थे। वीडियो में ग्युम्बो ने नरियूटो स्टाइल के हैंड साइंस भी बनाए थे, जिससे वो कैरेक्टर के पिगी वर्जन जैसा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वीडियो सिर्फ एक दिन में इतनी तेजी से वायरल हो गई थी। कुछ ही देर बाद उसके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। भेजने वाले ने अपना नाम बताया, च्यो जी 301, उम्र 25 साल, और साथ ही एक दुख भरी कहानी लिखी थी। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता डोमेस्टिक वायलेंस के कारण अलग हो गए थे। उनकी मां पर बहुत कर्ज हो गया था और अब वो ब्रेन हेमरेज की वजह से हॉस्पिटल में है। उनके पिता गैम्बलिंग एडिक्शन में सब कुछ गवा चुके थे और अब इतने अंधे हो गए हैं कि बिना किसी की मदद के वॉशरूम तक नहीं पहुंच पाते। वो खुद क्रिप्टो स्कैम में फंस गए थे और अब क्रेडिट डिफॉल्टर बन चुके थे। उन्होंने ग्युम्बो से विनती की कि वो उन्हें 50 मिलियन वॉन उधार दे दे। वादा किया कि एक साल के अंदर वो 80 मिलियन वॉन वापस चुका देंगे। उन्होंने दया की भीख मांगी और कहा कि इससे उनकी फैमिली बच जाएगी। ग्युम्बो ने सोचा कि सेलिब्रिटीज को तो ऐसे सैकड़ों मैसेज रोज आते होंगे, लोग उनसे पैसे मांगते रहते हैं। उसे एहसास हुआ कि जब लोगों ने पहले उससे उसका स्टार आईडी मांगा था तो वो सच में सोच रहे थे कि वो कोई फेमस इंसान है। उसने इनबॉक्स चेक किया और देखा कि दर्जनों ऐसे ही मैसेज आए हुए थे, अनजान लोगों से भरे पड़े थे।
उसे अफसोस हुआ कि उसने अपनी लर्किंग आईडी सबको दे दी थी। उसे महसूस हुआ कि ये सडन अटेंशन अब उसे बोझ लगने लगी है। उसने सोचा कि शायद उसे ये अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए। तभी एक नया मैसेज आया, प्रिंसेस रिन के नाम से। उसका नाम पढ़ते ही ग्युम्बो का ड्रिंक गले में अटक गया। ये सच में वो प्रिंसेस रिन थी, उनके स्कूल की रिप्रेजेंटेटिव गॉडेस। जब वो फ्रेशमैन के तौर पर स्कूल में आई थी, तभी से सीनियर्स उसे एडोर करते थे और डिलिंक्वेंट्स तक उसका सम्मान करते थे। उसकी खूबसूरती और प्रेजेंस ने पूरे स्कूल को अपने चाव में ले लिया था। ग्युम्बो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो लड़की उसे खुद मैसेज कर रही है। स्कूल में उन्होंने कभी बात तक नहीं की थी, फिर भी उसने रिप्लाई करने का फैसला किया। उसने लिखा, बहुत समय हो गया। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब प्रिंसेस रिन ने तुरंत उसका मैसेज पढ़ा और रिप्लाई किया, तुम बिल्कुल नहीं बदले। ये पढ़ते ही ग्युम्बो के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे वो किसी रोमांस ड्रामा के सीन में जी रहा हो, जहां दो लोग जो स्कूल में मुश्किल से एक दूसरे को जानते थे, सालों बाद फिर से मिलते हैं। इसी बीच अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। उसे लगा कोई डिलीवरी आई होगी। वो पिग्स फीड खाते हुए और रिन से चैट करते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। न डिलीवरी, न पैकेज, कुछ भी नहीं। वो कुछ पल वही खड़ा रह गया, पूरी तरह उलझन में, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जिन और जुन सच में ग्युम्बो के घर तक पहुंच गए थे। ग्युम्बो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दोनों उसके दरवाजे पर खड़े हैं। जिन बिना किसी झिझक के घर के अंदर घुस आया और बोला कि ग्युम्बो ने किसी डिपार्टमेंट स्टोर की मेंबरशिप कार्ड बनाई थी ताकि पॉइंट्स जमा कर सके। फिर उसने उन्हें इशारा किया कि बाहर तमाशा मत करो, अंदर चलो, बहुत बातें करनी है। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद किया और माहौल में एक अजीब सा तनाव भर गया। जुन ने घर के अंदर झांककर नाक सिकोड़ते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है? क्या तू जल्द ही शिफ्ट करने वाला है? जिन ने हंसते हुए जोड़ा, इस घर से तो वेयरहाउस जैसी बदबू आ रही है। ग्युम्बो ने उन दोनों की बातों को गौर से देखा और समझ गया कि ये कायर लोग उसकी होम बेस पर हमला करने आए हैं। उन्हें साथ देखकर उसे शक हुआ कि शायद ये कल की बात का बदला लेने आए हैं। दोनों ने उसके घर का मजाक उड़ाते हुए उसे पैरासाइट का घर कहा और पुराने दिनों की तरह घटिया बातें करने लगे। ग्युम्बो ने नजर दौड़ाई और लॉटोचन की तरफ देखा। बाकी सबके लिए वो बस एक साधारण खिलौना या बेकार चीज लग रही थी, पर ग्युम्बो जानता था कि ये स्थिति इमरजेंसी है। उसने धीरे से लॉटोचन को उठाया, उसे सीने से लगाया और फुसफुसाया, थोड़ा इंतजार कर, मुझे बस थोड़ा संभलने दे। इसी बीच जुन और जिन पास आए और बोले कि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। ग्युम्बो ने गहरी सांस ली और दृढ़ आवाज में कहा, अब मैं वो हारा हुआ चियो जियम्बो नहीं हूं जो पहले था। इस बार मैं पैसों से जवाब दूंगा। जो भी खेल तुम खेलने आए हो, मैं तैयार हूं, आओ। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो दंग रह गया। जुन और जिन अचानक उसके सामने घुटनों पर गिर गए। दोनों ने हाथ जोड़कर उससे पैसे मांगने शुरू कर दिए। जुन ने बड़ी चालाकी से इसे इन्वेस्टमेंट कहा और बोला कि उन्हें 50-50 मिलियन वॉन चाहिए, यानी कुल 100 मिलियन, और वो एक साल में 120 मिलियन वापस देंगे, 10-10 मिलियन का ब्याज जोड़कर। जिन ने तुरंत हामी भर दी। जुन ने सफाई दी कि ये इसलिए नहीं क्योंकि उनमें काबिलियत की कमी है, बल्कि हाल ही में वो किसी स्टॉक फ्रॉड में फंस गए थे। जिन ने ये बात मुंह से निकाल दी तो जुन ने तुरंत उसे थप्पड़ मारा और फटकारा कि बेवकूफी मत कर, चुप रह। ग्युम्बो के लिए यह नजारा सरियल था। वही यांग अजुन और जिन इलसोक जो स्कूल में उसे सताते थे, आज उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे। जुन ने उसे मनाने की कोशिश की, कहा कि अगर थोड़ा कैपिटल बढ़ जाए तो रिटर्न रेट भी बढ़ेगा, और इस मुलाकात को फेट का गिफ्ट बताया। उसने कहा कि अब बीती बातें भूलकर मिलजुल कर रहना चाहिए। जिन ने फौरन हामी भरते हुए हाँ में हाँ मिलाई। फिर जुन ने बड़ा दार्शनिक बनते हुए कहा कि दुनिया में हमेशा जिनके पास है उन्हें देना चाहिए, जिनके पास नहीं है, जैसे ये कोई प्राकृतिक नियम हो। लेकिन ग्युम्बो के अंदर पुरानी यादें बिजली की तरह कौंध उठीं। वो दिन जब जुन और जिन उसका पैसा छीनते थे, उसे मारते थे और मजबूर करते थे कि वो उनकी हर बात माने। उसे याद आया कि कैसे उसने कभी उन्हें बताया था
कि वो पैसे अपनी बीमार बहन के बर्थडे गिफ्ट के लिए बचा रहा है और बदले में उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, बस इसलिए कि उसने झुकने से इनकार कर दिया था। अब वही जुन कह रहा था कि गरीबों को अपने हाल पर रेंगना चाहिए और अमीरों को घमंडी नहीं बनना चाहिए। ग्युम्बो के भीतर कुछ टूट गया। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तो अब तुम दोनों ये क्यों सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं? कौन हो तुम लोग मांगने वाले? उसने कहा कि पैसे देने से पहले उसकी एक शर्त है, हर एक को एक मुक्का पड़ेगा। जुन ने धीरे से जिन से फुसफुसाया कि चिल रहना, ज्यादा रिएक्ट मत करना, इस मोटे की पंच में ताकत नहीं है। जिन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस चेहरे पर मत मारना, मुझे कल काम पर जाना है, एक मुक्का काफी होगा। लेकिन अगला पल किसी तूफान से कम नहीं था। ग्युम्बो का मुक्का सीधे जिन के पेट पर पड़ा और वो उड़ते हुए पीछे गिरा, जमीन पर धड़ाम से। जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। लगा कि वो बस नाटक कर रहा है, सिंपैथी पाने का ड्रामा, ताकि पैसे ऐंठ सके। उसने गुस्से में कहा, साला पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देगा। उसे नहीं पता था कि उसका वार सच में जोरदार पड़ा है। जिन सचमुच बेहोश पड़ा था। अब जुन ने कहा, ठीक है, अब मुझे भी मार ले, मेरा चेहरा मजबूत है। ग्युम्बो ने एक पल भी नहीं सोचा। उसका मुक्का सीधा जुन की नाक पर पड़ा। एक सेकंड को जुन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके होश उड़ गए। सीन बदल गया। अब कहानी अस्पताल में पहुंच गई थी। ग्युम्बो ने अपनी बहन यूनवा को कॉल किया, जबकि उसके आसपास अफरातफरी मची हुई थी। फोन पर यूनवा ने उसे शांत रहने को कहा और बोली कि उसे जो करना है वो करे, वो ठीक है। उसी वक्त उसके ऑफिस के कुछ साथी मिलने आए। हंसते मुस्कुराते हुए बोले, वाह, तुम्हारा भाई तो बड़ा भरोसेमंद और पैसा कमाने वाला निकला। उन्होंने मजाक में कहा कि उसकी वजह से अब उसे इतना लग्जरी रूम मिला है। सबने उसे जल्दी ठीक होने की शुभकामनाएं दी, कहते हुए कि इतनी खूबसूरत उम्र में अस्पताल में पड़ी रहना तो ठीक नहीं। यूनवा ने सबका धन्यवाद किया और हल्की मुस्कान दी। उनमें से किसी ने फिर एक और मरीज का जिक्र किया, जीहे नाम की लड़की का, जिसे भी ल्यूकेमिया हुआ था और उसने पिछले साल बीमारी की वजह से जॉब छोड़ दी थी। सबने सोचा कि शायद ये बीमारी प्रदूषण या स्ट्रेस की वजह से हो रही होगी। किसी ने कहा, इतनी कम उम्र में ऐसी बीमारी, कितना बुरा है। यूनवा चुप हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे मिट गई और उसके मन में डर और चिंता की लहरें उठने लगी। उधर कॉल खत्म होने के बाद भी ग्युम्बो का मन शांत नहीं हो पा रहा था। प्रिंसेस रिन का मैसेज बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। उसने उससे मिलने को कहा था। वो सोचने लगा कि उसने तो कभी किसी औरत के साथ अकेले वक्त नहीं बिताया, सिवाय अपनी फैमिली के। इस सोच ने उसे अजीब सा नर्वस कर दिया। उसने खुद को शीशे में देखा और सोचा कि उसे अपने लुक्स और प्रेजेंस का ध्यान रखना चाहिए। तभी अचानक किसी ने धीरे से उसकी गाल पर उंगली रखी। वो चौंक गया। सामने खड़ी थी प्रिंसेस जोरिन, बेहद खूबसूरत, स्टाइलिश और सेक्सी लुक में। उसकी इस अनपेक्षित छुअन से ग्युम्बो का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके गाल गर्म पड़ गए, सांस अटकने लगी। प्रिंसेस रिन मुस्कुराई और बोली, तुमने कुछ खाया नहीं है ना? पहले कुछ खा लेते हैं। ग्युम्बो कुछ पल के लिए खाली दिमाग से उसे देखता रहा, फिर जल्दबाजी में बोला, हाँ हाँ ठीक है। रिन ने उसका हाथ थामा और बोली कि उसने पहले से ही एक रेस्टोरेंट बुक कर रखा है। ग्युम्बो के माथे से पसीना बहने लगा जब वो उसके साथ चलते हुए सड़क पर निकला। उसे याद नहीं रहा कि रास्ता कौन सा था या वो क्या बातें कर रहे थे। बस इतना याद रहा कि रास्ते में हर कोई उन्हें घूर रहा था। लोगों की नजरें सिर्फ रिन पर थी। उसके स्लिम हाथ, चमकती स्किन और उस वक्त जब उसका गर्म शरीर ग्युम्बो की बाह से हल्का सा टच हुआ तो उसके सारे होश मानो उसके लेफ्ट एल्बो में सिमट गए। रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां हर टेबल के लिए अलग प्राइवेट रूम था। कमरे में एसी इतना ठंडा था कि हवा काटने जैसी लग रही थी, लेकिन ग्युम्बो के शरीर से पसीना लगातार बह रहा था, मानो अंदर ही बारिश हो रही हो। रिन ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, तुम बहुत पसीना बहा रहे हो, सब ठीक है ना? ग्युम्बो का दिल जोर से धड़कने लगा। वो इतना नर्वस था कि सांस तक लेना मुश्किल हो गया। उसके सामने बैठी प्रिंसेस रिन मानो किसी अलग दुनिया की थी, खूबसूरती, क्लास और एलिगेंस से भरी हुई।
वो पल उसे किसी रोमांस ड्रामा जैसा लगा, जहां एक आम लड़का अनजाने में किसी प्रिंसेस की दुनिया में खिंच जाता है और समझ नहीं पाता कि ये सपना है या सच।